रहीम यार खान मोटरवे M5 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाँ बाग, 2 जख्मी। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में कार और ट्रालर के दरमियान होलनाक तसादुम पेश आया। जख्मी और लाशों को रूरल हेल्थ सेंटर ज़ाहिर पीर मुंतकिल कर दिया गया। देपालपुर में उकाड़ापुर रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर एक रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार 3 अफराद मौका पर ही जाँ बाग हो गए, जिनमें एक खातून और 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं। हादसे में जख्मी होने वाले 5 अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पाक वतन में मुर्दार और मसरे से गोश्त का मकरू धंधा अरूज पर पहुंच गया, लेकिन पेट्रोलिंग पुलिस और फूड अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहरियों को मुर्दार गोश्त खाने से बचा लिया। खुफिया इत्तला पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने 12 मन मुर्दार गोश्त कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 2 मुलजिमान को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद नासिर जावेद राना के मुताबिक 1200 से ज्यादा ट्रैफिक एहलकार और अफसरान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तमाम मसाजिद, महाफिल मिलाद और जुलूसों की गिरदोनवाह में ट्रैफिक स्टाफ अलर्ट रहेगा। आरिफ आलम में भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हो गई। चक यासीन के में कई फुट सैलाबी पानी जमा हो गया। इलाके का सरकारी स्कूल भी सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। मजीद कई देहात सैलाबी रेले के निशाने पर हैं। हजारों एकड़ पर काज फसलें, राब्ता सड़कें, कई देहात डूब गए। भावलनगर दरिया सतलुज में भोका पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 135 देहात मुतासर। मोसा, गोट, गंगा, तोकीरा और मुमेका रोड पर मजीद आबादियां डूब गईं। सामान, फसलें और पुख्ता सड़कें भी पानी में बह गईं। हजारों अफराद बेघर हो चुके। एक तरफ इंतजामिया सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल और सहूलियात फराहम कर रही हैं, तो दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन खैमों में सहूलियात का फुकदान बताते हुए परेशानी का शिकार हैं। शकरगढ़ गुरुद्वारा करतारपुर में सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इबादत का सिलसिला शुरू हो गया। भारतीय आबी शरीत के बाद गुरुद्वारा साहब में सैलाबी पानी दाखिल हो गया था। शकरगढ़ करतारपुर सफाई और बहाली के इस अमल में करतारपुर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी, जिला और तहसील इंतजामिया ने दिन रात काम किया, जबकि रेंज एहलकारों ने भी सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। सिख बरादरी ने करतारपुर की बरवक्त सफाई और बहाली पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। और गुजरावाला में डकैती की वारदात के दौरान शहरियों को गोलियां मारने वाला डाकू उमर उर्फ जगह CDC मुकैना मुकाबले में मारा गया। सीसीडी की टीम ने वारदात करके फरार होने वाले डाकुओं का ताकुब करके मुलजमान को रोकने का इशारा किया, तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिस पर सीसीडी टीम ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों से डाकू की नाश मिली, जो अपने साथियों की गोलियों का निशाना बना। सीसीडी के मुताबिक डाकू के खिलाफ गुजरावाला के मुख्तलिफ थानों में 19 मुकदमा दर्ज थे। अस्सलामुअलैकुम, एजीएन न्यूज के साथ मैं हूं मतीन इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको बताएं कि रहीम यार खान मोटरवे M5 पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद जाम बाग, 2 जख्मी हो गए। रहीम यार खान की तहसील खानपुर के करीब मोटरवे M5 बीट 611 साउथ ज़ाहिर पीर के मुकाम पर कार और ट्रॉलर के दरमियान होलनाक तसादुम पेश आया। हादसे के नतीजे में 4 अफराद मौका पर जाम बाग, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी और लाशों को रूरल हेल्थ सेंटर ज़ाहिर पीर मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी बताई जाती है।
देपालपुर में ओकाड़ा रोड पर पेश आया अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बेकाबू होकर एक रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार 3 अफराद मौका पर ही जाँ बाग हो गए, जिनमें खातून और 2 कमसिन बच्चे शामिल हैं। वाक़े के बाद जाए वकुआ पर कोहराम मच गया। हादसे में जख्मी होने वाले 5 अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल किया, जहां से उनकी हालत तशवीशनाक होने पर साहिवाल रेफर कर दिया गया। बावलनगर दरिया सतलुज में भोका पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया बेल्ट में 135 देहात मुतासिर हुए हैं। मूसा कोट, गंगा, तोगीरा और मुमिका रोड पर मजीद आबादियां डूब गईं। सामान, फसलें और पुख्ता सड़कें भी पानी में बह गईं। हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। एक तरफ इंतजामिया सैलाब मुतासिरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल और सहूलियात फराहम कर रही है, तो दूसरी जानिब सैलाब मुतासिरीन खैमों में सहूलियात का फुकदान बताते हुए परेशानी का शिकार हैं। आरिफ आलम में भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हो गई। चक यासीन के में कई फुट सैलाबी पानी जमा हो गया। इलाके के सरकारी स्कूल भी सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। मजीद कई देहात सैलाबी रेले के निशाने पर हैं। हजारों एकड़ पर काज, फसलें, राब्ता सड़कें, कई देहात डूब चुके हैं। जलालपुर भटिया भारत की जानिब से दरिया चनाब में दूसरी बार पानी छोड़ने जाने के बाद दरिया चनाब भिपर गया। कादराबाद बिराद से जिला हफ्साबाद की दरियाई पट्टी दूसरी बार सैलाब की नजर हो गई। पानी की रफ्तार कम होने से लोगों की इमलात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और वजीराबाद रोड पर बंद कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाजिब अली से। जी शाजिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, भारत ने आबी जारियत करते हुए दूसरी बार दरिया चनाब में 5,64,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया, जो जलालपुर भटिया शहर को सैलाब से बचाने वाले हिफाजती बंद से टकरा गया। सैलाबी रेले ने हेड कादराबाद से लेकर तहसील पिंडी भटिया की दरियाई पट्टी को दूसरी बार तहस नहस करके रख दिया। धान की फसल पहले ही तबाह बर्बाद हो गई है। बड़ा सैलाबी रेला दरिया किनारे बाद बस्तियों के नामो निशान तक खत्म कर गया। दरिया पहले ही कटाव करके सैकड़ों एकड़ धान की फसलों समेत अपनी लपेट में ले जा चुका है। जहां पहले से बड़े सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही फेरी हुई है, ये दूसरा बड़ा रेला तबाही मचाएगा। पहला सैलाबी रेला धान की फसल के साथ साथ सब्ज चारे की फसल को तबाह कर गया, जिसके बायस मवेशियों में भी शदीद मुतासर हुए हैं। सब्ज चारा खत्म होने पर लोग अपने माल मवेशियों के पहले ही मुख्तलिफ इलाकों में नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए थे। इसलिए सैलाबी रेले से लोग दरियाई पट्टी पर मजीद इमलाक तबाह बर्बाद हो गई है। जी ठीक है शाजिब, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पाकपतन में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। लोग गमूसी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ग़िज़ाई किल्लत का भी फुकदान है। मज़ीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। जी हैदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में अभी जारियत का सिलसिला ना थम सका। कई गांव जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं इस टाइम पाकपतन के कोट बहावल के मकाम पर डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की जानब से फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस टाइम प्रेस क्लब पाकपतन के ओहदेदारान मौजूद है। उनकी जानब से आम आवाम के लिए यहाँ पर आज खाना तकसीम किया गया, उनसे बात करते हैं। जी शुक्रिया हैदर। देखें, ये बहुत सारे जो लोग हैं मुतासर हुए हैं, उनके लिए आज हम 300 लोगों के लिए खाना लेके आए हैं। प्रेस क्लब की जानब से हमारे साफ़ी दोस्त हैं, जो वो भी इस मुश्किल घड़ी में इन जो हमारे मुतासर लोग हैं इनके साथ हैं। जी बानी प्रेस क्लब पाकपतन से बात करते हैं, आइए इनसे बात। मैं आवाम से सैलाब मुतासरीन से अपील करता हूँ कि ये जो 15 रिलीफ कैंप आसिफ रज़ा हमारे डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में चल रहे हैं, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। यहाँ तमाम सहूलियात मौजूद हैं। तमाम लोग जो दाएँ बाएँ बैठे हैं वो इन रिलीफ कैंपों में हैं। यहाँ खाना, पानी, रिहाइश, यहाँ पे लाइट, लैट्रीनें, हर चीज़ मौजूद है और इससे इस्तेफादा करें। और दीगर मुखय्यद अदालत से भी अपील है कि वो यहाँ मदद के लिए तशरीफ़ लेकर आएँ। हाँ जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि सीएम पंजाब की जानिब से मुकामी सतह पर जो ज़िला इंतज़ामिया के इक़दाम हैं वो बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर मुखय्यद हज़रात को भी सामने आना चाहिए। जी ठीक है हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। उधर शकरगढ़ गुरुद्वारा करतारपुर में सफाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय आबी जारियत के बाद गुरुद्वारा साहब में सैलाबी पानी दाखिल हो गया था। शकरगढ़ करतारपुर सफाई और बहाली के इस अमल में करतारपुर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी, जिला और तहसील इंतजामिया ने दिन रात काम किया, जबकि रेंजर्स के एहलकारों ने भी सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। सिख बरादरी ने करतारपुर की बरवक्त सफाई और बहाली पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। दरिया सतलुज में पानी में मुसलसल इजाफा मौजा दौलतपुर का हिफाजती बंद टूट गया। पानी ने दर्जनों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब मुतासिन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं साजिद बलोच से। जी साजिद, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मौजा दौलतपुर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हिफाजती बांध टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल हो चुका है। पानी ने कई दर्जनों बस्तियों को अपनी ही लपेट में ले रहा है और फसलें भी ज़र आब आ चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना है। जे सच्ची गाल है ना माल ढाल का कोई इंतजाम कह नहीं ते आप ही में खड़े से फसल बुढ़ गए ते इंतजामिया की तरफ इतना कोई है कि नहीं है? कोई इंतजामी वाला कोई कह नहीं आया इतना साढ़े को ना कोई तंबू है ते ना कोई होए जानवर का ना कोई खाना है ना साडा है। आप आदि इवें खड़े हैं। जी, जैसा कि आपने मुतासरीन के बाद उनका यही कहना कि इंतजामिया की जानिब से हमें इस वक्त कोई रिलीफ नहीं मिली। हमारी फसलें भी ज़र आब आ चुके हैं, जिसमें कपास, मूंगी और जंतर वगैरह शामिल और हमारे जानवर भी भूखे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि हमें कैंप भी फराम किया जाए और जानवरों को चारा भी और खाना पीने की एशा भी फराम की जाए। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। उधर बनी के तारड़ दरिया चनाब में दोबारा पानी की सतह बुलंद होने से दरियाई पट्टी पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दोबारा सैलाबी रेला आने से दरिया के मुतालिका आबादियां दरिया बुर्द हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जफर अब्बास से। जी सफर, बताइएगा। पानियों को कोई बतलाए खुदारा, हिजरत मौत का समा हुआ करती हैं। वनी के तारड़ के बासी आज एक ऐसे अलमिया से दो चार हैं जिसने तारीख के वर्क लरस दिए हैं। सैलाबी रेला अपने साथ बर्बादी के लामहदूद आफतें लेकर बस्तियों पर यलगार कर रहा है। मासूम बच्चे, ज़ईफ़ औरतें और माओं की ममता मजबूर होकर हिजरत के कटन शौरा पर निकल खड़े हुए हैं। वनी के तारड़ में दोबारा सैलाबी रेला आने से दरिया की मुतलका आबादियाँ दरिया बुर्द हो गई हैं। दरिया चनाब के करीबी आबादियों में पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी इस वक्त सैलाब मुतासिन के से मुतासर इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आप बराह रास्त ले चलते हैं। अंदाजा नहीं था कि कितना नुकसान हुआ है। बहुत तबाही नज़र आ रहा है और मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के कुदरती आफत होता है तो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सबसे भर कर जो वफाकी हुकूमत है उनको भी अपना रोल अदा करना चाहिए। और उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जैसे माजी की तरह, जब मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा था, आज नहीं हूँ, लेकिन मैं पिछले हुकूमत में उनका वज़ीर था, तब भी सैलाब आया तो ये शहबाज शरीफ का ही हुकूमत था जिसने उस सैलाब में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, हर सैलाब में 3 कंपोनेंट्स होते हैं सैलाब को काउंटर करने के। आपका जो रेस्क्यू का कंपोनेंट है वो इस वक्त जारी है और जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरियम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सफ़े अव्वल का किरदार है। और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। मैंने ख़ुद ये माजी में देखा है, एक्सपीरियंस किया है और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को सख्ती से पाबंद किया है कि आपने पंजाब के अवाम के साथ देना है, रिलीफ एफर्ट्स के साथ देना है। और रिलीफ एफर्ट्स का जो मुझे आज थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफिंग मिला, मैं उससे जहां काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ, जो रिलीफ का स्टेज है और जो रिकन्स्ट्रक्शन का स्टेज है उसमें भी हम चाहेंगे कि हम सूबाई हुकूमत के साथ थे और वफाकी हुकूमत से ये अपील करें कि उनको ये किसी भी एक लोकल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है कि वो तन्हा अकेला इतने बड़ा हादसा का मुकाबला करें। तो यहाँ फिर हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले फौरी तौर पे पिछली सैलाब की तरह उसी तर्ज पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अजला पे जो मुतासर हैं वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ज़रिए। साथ साथ
اس کے جو ریلیف کمپوننٹ کے فوری بعد جو آپ نے جس فیز میں آپ نے داخل ہونا ہے وہ ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. لیکن ریلیف میں ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیش ٹرانسفر کی اپیل کریں گے. جو سب سے زیادہ اگر علاقہ تو پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, لیکن اگر پنجاب میں کسی ایک طبقہ کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ پنجاب کا کسان کا نقصان ہوا ہے, پنجاب کا زرعی شعبے کا نقصان ہوا ہے, جو نہ صرف ہمارا پورا ملک کا معیشت کا ریڑھ کی ہڈی کا ایک آپ کی رول ہوتا ہے, مگر اس پورا ریجن پہ ہمارا امید ہے کہ آپ اگر ہم اپنا صحیح طریقے سے کسانوں میں زراعت میں انویسٹ کریں تو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس ریلیف کی فیز میں ہم وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اور صوبائی حکومت سے کہ دونوں مل کے ذرائع ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے اور ایک ایگریکلچر ایمرجنسی کے ذریعے ایک یہ اس ایمرجنسی کے لحاظ سے اس کو ٹریٹ کیا جائے. اور اس میں ہم اپیل کریں گے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بیج ہے, جو کھاد ہے, اس میں سپورٹ دیا جائے. پچھلے سیلاب میں انہوں نے بیج پہنچانے کے لیے اور مفت پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بہترین قدم تھا اسی حکومت کا پچھلے سیلاب میں. تو اس دفعہ بھی ہم وہی اپیل کریں گے ان سے کہ بیج کے لیے اور کھاد کے لیے کسانوں کو مدد کیا جائے, سپورٹ کیا جائے. آج میں نے آپ کے مطالبات ہے اس میں جو بجلی اور سود کے ٹاپکس پہ آپ نے قرض کے ٹاپکس پہ جو آپ نے بات کی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ جو لونز ہے اس میں مدد کیا جائے فارمرز کو, اور جو بجلی کی کمپوننٹس ہے اس میں مدد کیا جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ضرور آپ کی یہ بات پہ غور کر کے اس کام کریں گے اور ضرور کسانوں کو مدد کریں گے. صوبائی حکومت بھی مدد کرے گی, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ وہ آپ کے ساتھ تھے. جہاں تک آپ نے گھروں کی بات کی, یہ تو پھر تیسری فیز میں آ جاتا ہے جو ریکنسٹرکشن کی فیز ہے. وہاں آپ کی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان ہوا ہے, وہاں عام عوام کا جو گھر کا نقصان ہوا ہے, جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے, جو اوور آل انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے, اس میں ایک ڈیمیج اسیسمنٹ کیا جائے گا. اور اس ڈیمیج اسیسمنٹ کے تحت ہمارا یہی اپیل ہوگا وفاقی حکومت سے کہ ایک بہت اچھا ماڈل جو سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں, وہ اکیلا سندھ حکومت کام تو سندھ حکومت کر رہی ہے, مگر یہ ہم وفاقی حکومت کے سپورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور صرف ممکن ہی تھا وفاقی حکومت کے سپورٹ کے تھرو, اس لیے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے عالمی دنیا سے بات کر کے, عالمی ادارے سے بات کر کے وہ فائنینسنگ کی بندوبست کی. تو ضرور ہمارا ریکویسٹ ہوگا, ہمارا کوشش ہوگا کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایمرجنسی کے بنیاد پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثر علاقوں کو مالی مدد پہنچانا ضروری ہے. ساتھ ساتھ جو زرعی شعبہ ہے, ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایگریکلچر ایمرجنسی کے تحت ہمارے کسانوں کو بیج, کھاد, ان کے لونز کو, ان کے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے ہمارا سب سے بڑا پرائیورٹی ہوگا. ریکنسٹرکشن کی فیز میں ہم ضرور وفاقی حکومت سے بات کریں گے کہ ان کو صوبائی حکومتوں کو, اس وقت پنجاب حکومت سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, مگر اس سے پہلے جو پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں سیلاب کے نقصان ہوا, گلگت بلتستان میں جو گلیشیئرز کے اور یہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا, تمام صوبائی حکومتوں کو وفاقی حکومت مدد کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ دینا پڑے گا, تاکہ ہم اس ریسکیو مرحلہ سے جب گزرے, ریلیف کا فیز سے گزر کے ریکنسٹرکشن کی فیز تک عوام کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ حادثہ ہو جائے, قدرتی آفت ہو, اس وقت اس دوران آپ توجہ دے رہے ہو اور جیسے ہی میڈیا چینلز چلے جائے اور وہ فوکس چلے جائے ہمارا, وہ فوکس
آپ کے ایشوز پہ رہیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، وہ اس قدرتی آفت کے وقت کوئی سیاسی یا متنازع قدم کی طرف ہم نہیں بڑھیں گے. ہم سب متحد ہو کے پنجاب کے عوام، ملک بھر کے عوام کو مدد کرنے ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے اس قدرتی آفت کا مقابلہ کرے گا. آخری بات میں آپ کو ایک بار پھر یاد دلوانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ اوبیسلی ان دریا سے آئے ہے جو بھارت کی طرف سے آتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارا اس جنگ سے پہلے بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اور بھارت نے، مودی سرکار نے از خود غیر قانونی عالمی قانون کو توڑتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم سنتاس معاہدہ کو نہیں مانتے. تو جب سنتاس معاہدہ کو نہیں مان رہے ہیں تو جو آپ کے پاس پاکستان کو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا پڑا کہ اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس دریا سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور یہاں سے اتنا پانی آ رہا ہے، اور اس ٹائم پہ اس تعداد کا ہمارا پانی یہاں موجود ہے، تو عام طور پہ ہم اپنا تیاری بھی اس لحاظ سے کرتے ہیں. اس دفعہ بھارت کی آپ اقدامات دیکھ لیں کہ وہ انسانیت کو بھی بھول کے یہ سارے انفارمیشن پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے تھے. آخری وقت پہ کہا ہم پانی چھوڑ رہے، آپ کی طرف پانی آ رہا ہے. اس وقت بھی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا کہ کتنا پانی آ رہا ہے، کس وقت پہ ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا بھی ہمیں سب ایک ہو کے اس کا مذمت کرنا چاہیے. میں عالمی سطح پر جو سندھو پہ حملہ ہوا ہے، جو بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدہ کی مخالفت انہوں نے وائلیشن کیا ہے، ہم عالمی سطح پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ بھی جدوجہد جاری ہوگا، اور ہم بھارت کو مجبور کریں گے کہ ان کو یا یہ سنتاس معاہدہ کو ماننا پڑے گا یا آپ کے دریا آپ کو واپس دینا پڑے گا. عالمی قانون کے مطابق، انٹرنیشنل لا کے مطابق، یہ عالمی قانون کے مطابق بھارت پہ فرض ہے، ان کے پاس یہ یا وہ اپنا کیا ہوا سنتاس معاہدہ کو مان لے، یا وہ عالمی قانون اور لوور ریپیرین رائٹس کو مان لے. تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے ساتھ دے، آپ کا آواز، اس آواز میں ہم ایک ساتھ انشاءاللہ تعالی اس ایشو کو اٹھائیں گے، اور ان کو مجبور کریں گے کہ اس قسم کے ظلم، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو یہ جو پانی کے ساتھ دہشت گردی کر رہے ہیں یہ عام پاکستانیوں کو، عام پنجابیوں کو، عام آدمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ ظلم انشاءاللہ تعالی ہم برداشت نہیں کریں گے. میں